अनअकैडमी का कोई भी कोर्स सब्सक्राइब करें, 10% डिस्काउंट पाने के लिए यूज करें रेफरल कोड GV1234। મારા દર્શક મિત્રોને અમે ખાસ નમ્ર અપીલ કરીએ છીએ કે જો આપના ધ્યાનમાં પણ કોઈ એવી વિશેષ પ્રતિભા છે અથવા કોઈ એવી પ્રવૃત્તિ છે કે જે એજ્યુકેશન રિલેટેડ છે અને આપને લાગે છે કે એને અહીં પ્રમોટ કરવી જરૂરી છે, તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ અમારા જીમેલ પર પ્લીઝ અમને સંપર્ક કરશો, તો અમે એ વિડીયો પણ અમારી ચેનલ પર પ્રમોટ કરીશું। सबसे पहले तो मुझे 5 अप्रैल को शाम को रिज़ल्ट आने वाला था, ये पहले से मालूम था। तो उस दिन तो सब रेडी थे कि आज मोस्ट प्रोबेबली आज रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हम लोग लैपटॉप पे ही थे, वेबसाइट चेक कर रहे थे और 7 बजे के आसपास रिज़ल्ट आया। लेकिन उससे पहले मेरे एक दोस्त का फ़ोन आ गया था कि हाँ भैया तुम्हारा 606 रैंक सिक्योर हो चुका है। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले ये बात अपनी मदर को बताई, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इंतज़ारी उसको थी। और उसके बाद फ़ोन पे फ़ोन आने लगे और जो लोग मेरे फैमिलीज़ और मेरे फ्रेंड्स में से जो नज़दीक थे वो लोग घर पे आ गए कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। और घर पे काफ़ी भीड़ भी हो गई और अच्छा लगे ये जान के कि लोग इतने एंटिसिपेट कर रहे थे रिज़ल्ट। और 5 साल की मेहनत के बाद ये जो फल मिला है मेहनत का, तो उसकी वजह से परिवार में और फ्रेंड्स में जो खुशी का माहौल था उसको देख के सेटिस्फैक्ट्री लगा कि चलो जो मेहनत की थी, जिस उद्देश्य के साथ शुरू किया था, वो आज सक्सेसफुल रहा। सबसे पहले तो मैंने गुजरात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उसमें मैंने 2014-15 वाली जो रिक्रूटमेंट थी उसमें मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 2017-16 में के जो CSE था UPSC का, उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल था, लेकिन उसमें भी फाइनल रिजल्ट में मैं अपना रैंक सिक्योर नहीं कर पाया था। लेकिन उसके बीच में GPSC की एग्ज़ाम जो थी 2018 की, उसमें मैंने 254th रैंक सिक्योर किया था और GPSC में सेक्शन ऑफिसर की जॉब मैंने सिक्योर की थी। उसके बाद 2018 CSE में मैंने ये फाइनल रिज़ल्ट क्लियर किया है। मुझे लगता है मेरे हिसाब से जो 3 स्टेप्स है UPSC एग्जामिनेशन के, जिसमें प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है, तीनों अपनी तरफ से एक अनोखी रखते हैं, अपनी अनोखियत रखते हैं उसमें। और मुझे लगता है कि प्रीलिम्स का जो ज़्यादातर फोकस रहता है वो ऐसा होता है कि वो क्वालिटेटिव एग्ज़ाम, मतलब वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो उसमें 100 MCQ बेस पर पूरे देश में से, जहाँ पे लगभग 6 से 7 लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से 10 से 12 हज़ार के बीच में एज़ पर द सीट्स रिक्वायरमेंट, तो उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है प्रीलिम में। तो वो सबसे, मेरे हिसाब से सबसे डाइसी स्टेज और सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज वो प्रीलिम होता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 100 MCQ बेस पे होता है और लोग जज नहीं कर पाते कई बार। तो उसकी प्रिपरेशन में ऐसा करना चाहिए जैसा कि मैंने किया था। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आपको जो अपना कोर सब्जेक्ट है, जो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है और आपका करंट अफेयर्स है, ये सब आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए कि जिसमें आपको थोड़ा डेप्थ भी हो, आपके फैक्ट्स भी क्लियर हो और आपका डेटा भी क्लियर हो। क्योंकि 100 MCQ के बेस पे जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, क्योंकि एक मिस्टेक आपको प्रीलिम से ही निकाल सकता है। मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है कि जब मैंने 2016 में इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था, लेकिन 2017 की प्रीलिम में क्लियर नहीं कर पाया था। तो उस हिसाब से मुझे खुद को मालूम है कि प्रीलिम की तैयारी कितनी अलग है और कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का जो स्टेप्स आता है वो मेंस है, वो इलाबोरेटेड स्टेज है। उसमें आपको मौका मिलता है आपका जो एनालिटिकल व्यू है वो देने का, और आप वो भी कर पाते हैं कि आपके पास एक ऑप्शनल है जो 500 मार्क्स का होता है, तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। 4 GS के ऑप्शन पेपर्स होते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं, और एक ऐसे का पेपर होता है। तो 1750 मार्क का जो GS है, जो पूरा मेंस का एग्जामिनेशन है, वहाँ पे आप जितना हार्डवर्क कर सके, जितनी नोट्स मेकिंग कर सके, जितना आप एफर्ट डाल सके, वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने में मदद करेगा। और जो इंटरव्यू के आपका बर्डन कम कर देगा, क्योंकि इंटरव्यू ऐसा स्टेज है कि वो आधे घंटे में आपको 275 मार्क्स में से आपको जज करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप उस पर पूरा रिलाई कर सकें। कई बार अच्छे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू बुरा हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप जो 1750 मार्क का मेंस है उस पर ज़्यादा फोकस करें, अपना ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि GS और ऐसे ऑल इंडिया लेवल के सभी स्टूडेंट्स के बीच कॉमन रहता है। लेकिन जो ऑप्शनल है, अगर उसमें आप कहीं पे वीक है तो सबसे ज़्यादा लॉस आपको वही हो सकता है। और ऑप्शनल बहुत ऐसे डाइसी हो सकता है कि कई टेक्निकल सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, ऐसी भी थियरीज़ है। लेकिन जो भी आपका ऑप्शनल हो, उसके हिसाब से अगर आपको उसमें उतना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए कि आप मोर देन 5 परसेंटाइल के अंदर आप रह सकें। ऑप्शनल सिलेक्ट सब्जेक्ट करना सबसे, जो स्टूडेंट्स अभी एस्पायरेंट्स है UPSC के, उनको सबसे ज़्यादा अगर कोई कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहेगा तो वो रिगार्डिंग ऑप्शनल रहेगा, क्योंकि ऑप्शनल 500 मार्क्स का है, 2 पेपर्स है उसमें। और कई बार ऐसा होता है कि जो आपका ग्रेजुएशन है वो UPSC के ऑप्शनल की लिस्ट में नहीं होता, तो आप तब कंफ्यूज होते हैं कि अब जब मेरा ग्रेजुएशन नहीं है तो मैं कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लूँ। और ये प्रिपरेशन प्रीलिम से पहले कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल का जो आपको चूज़ करना होता है सब्जेक्ट, वो आप प्रीलिम से पहले कर देते हैं।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो मेरा सजेशन है जो सभी एस्पायरेंट जो ये सब देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट है, अबव एवरेज अगर आपके पास वो डेप्थ है लिटरेचर को समझने की, तो आप लिटरेचर रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अगर प्रोविज़न है यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिस्ट में ऑप्शनल के, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने ग्रेजुएशन में जिसको आपको 3 या 4 साल का बेस क्लियर है, उसमें अगर आप कम मेहनत भी करेंगे तो भी आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेगा, उसका ROI आपका ज़्यादा होगा। तो अगर आप ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट लेंगे तो आपको बेनिफिट है। लेकिन अगर ऐसा है कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ही नहीं है, तो आप लिटरेचर ले सकते हैं, या फिर अगर ऑल इंडिया का अगर आप एनालिसिस करें तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन एज वेल एज एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी की भी काफ़ी डिमांड है। क्योंकि सबसे पहले है कि दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी, क्योंकि आप जो ऑप्शनल सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसके कितने रिसोर्सेज आपके पास या आपके सीनियर के पास या ऑनलाइन या ऑफलाइन या किसी भी तरह से कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप इसके भी पैमाने पे देखिए कि अगर आपका ऑप्शनल जो है उसके जो अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो वो आगे जाके आपको डिफ़िकल्टीज करेगा कोर्स ख़त्म करने में, पेपर राइटिंग प्रैक्टिस में। तो ये फैक्टर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा ये है कि अगर आप ऑप्शनल देते हैं तो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कितनी करते हैं, क्योंकि अगर लिटरेचर है तो आपको अपने रीजनल लैंग्वेज में उतना क्या सेटअप या एटमॉस्फेयर मिल पाता है कि आप प्रैक्टिस कर पाए। और एक फैक्टर ये है कि आपका एक ग्रुप होना चाहिए अच्छा सा, क्योंकि आइसोलेशन इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन इज़ नॉट गुड। बिकॉज अगर आप अकेले पढ़ेंगे तो आप अवेयर नहीं रह पाएंगे जो भी चेंजिंग पैटर्न हो रही है, या फिर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर और लोग कैसे लिखते हैं, या फिर आपका प्रेजेंटेशन कैसा जा रहा है क्वेश्चंस में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस में भी इतना इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, आपको 8 से 9 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन में। तो आपको सब जो पूरे 3 साल 2 साल 1 साल से आप पढ़ते आ रहे हो वो आपको 8 मिनट में वहाँ पर आपको शो करना है। तो ये इट इज़ अ मोर लाइक टाइम मैनेजमेंट गेम रादर देन नॉलेज गेम। तो आपको ये करना है कि आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए कि 8 से 9 मिनट में आप अपना बेस्ट आंसर कैसे लिख पाते हैं। आप पहले का आंसर लिखिए, फिर खुद को इवेल्यूएट कीजिए, दूसरों को दिखाइए कि कैसा आंसर है, उसके हिसाब से फिर लिखिए, उसी क्वेश्चन को फिर लिखिए और फिर गैप देखिए। तो इस हिसाब से आपका मार्क स्कोरिंग भी हाई रहेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में ईजी रहेगा। मैंने मेरे पूरी जीएस की और ऐसे और उसकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। इंटरव्यू में भी इंग्लिश लैंग्वेज मैंने सिलेक्ट की थी, लेकिन मेरा ऑप्शनल था लिटरेचर ऑफ गुजराती, तो उसका पेपर मुझे गुजराती लैंग्वेज में और उसकी प्रिपरेशन गुजराती में ही होती है। जहाँ तक मीडियम का सवाल है, मीडियम यूपीएससी के एग्जामिनेशन में इतना महत्व नहीं रखता, क्योंकि सभी मीडियम के क्लासेस के सभी मीडियम के बच्चे उसको क्रैक कर पाते हैं। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल या आपको 5 साल का इंग्लिश का अगर एक्सपीरियंस है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। और मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप अगर इंग्लिश में एवरेज कंफर्टेबल भी है तो यू कैन गो फॉर इंग्लिश, बिकॉज ग्रामेटिकल इंग्लिश इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। आपको वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप हैव या हैज़ या हैड का कैसा यूज़ कर पाते हैं। आपको जो फैक्ट्स है जो आप पढ़ते हो वही आपको वहाँ पे लिखना है। और दूसरा एक हो जाता है कि आपका जो लैंग्वेज अगर आप अलग लेते हो, मान लो कि आपने हिंदी ली है या गुजराती ली है, लेकिन अगर उसमें आपके रिसोर्स नहीं मिल पाते तो आप पढ़ेंगे इंग्लिश, लेकिन आपको लिखना होगा वहाँ पे गुजराती में। तो आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो ट्रांसलेशन में भी करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होगा कि आप उस लैंग्वेज में भी इतना एफिशिएंटली लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो वोकेब नहीं होगी, वोकेबुलरी आपकी कम पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि अगर आप थोड़े से भी कंफर्टेबल हो, मेरी खुद की स्कूलिंग गुजराती मीडियम में हुई है, इसलिए मैं आपको ऑथोरिटेटिवली ये बात तो एटलीस्ट कह सकता हूँ कि अगर आपकी थोड़ी भी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में जाइए। इंग्लिश लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर नहीं है। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं होगा, वो गुजराती या हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज को चुन सकते हैं। उसके रिसोर्सेज का अलग अपने आप से हो जाता है और आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जो इंग्लिश में से आपको हिंदी या गुजराती में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक हो सके इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करना, अगर ग्रेजुएशन आपका इंग्लिश में है तो बेटर रहेगा, क्योंकि रिसोर्स इंग्लिश में ज़्यादा है और इंग्लिश में जो स्टूडेंट्स है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा उसमें कंपटीशन भी है, तो आप जज कर पाएंगे, इवेल्यूएट कर पाएंगे अपने आप को। रिसोर्सेज में यूपीएससी में ऐसा है कि जब सबसे पहले हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखना चाहिए कि कितना टाइम है हमारे पास और कितना हमें पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी में प्रीलिम कम मेंस की तैयारी होती है। तो अगर आप जब शुरू करते हैं आप, तब आपके जो सब्जेक्ट है, जो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है,
इकोनॉमी है, ये सब ऐसे कोर सब्जेक्ट है जो आपको प्रीलिम्स में भी मदद करेंगे और मेंस के किसी भी आंसर राइटिंग में आपको मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जो स्टैंडर्ड मटेरियल है, जैसे कि जियोग्राफी में अगर आप एनसीईआरटी को अगर आपने अच्छे से किया है तो मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी के अलावा कोई और मटेरियल की जियोग्राफी के लिए पर्टिकुलर ज़रूरत पड़ सकती है। फिर उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मैंने स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि मैं कोई भी सब्जेक्ट लेता था तो पहले उसकी एनसीईआरटी पढ़ लेता था, उसका अगर कोई फीडर मटेरियल है तो वो पढ़ता था, उसके बाद किसी अच्छे क्लासेस की अगर कोई एकेडमी है उसके अगर आपको मॉक पेपर्स या प्रैक्टिस पेपर मिल जाते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन के साथ अगर उसके आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपके बहुत सारे फंडा क्लियर हो जाते हैं। मतलब आपका इवेल्यूशन भी हो जाता है और अगर कुछ कमी आ रही है आपकी प्रिपरेशन में या फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी अगर कुछ आ रहा है या कुछ कंसेप्ट ऐसे है जो बुक्स में नहीं आते तो वो भी क्लियर हो जाते हैं। ऐसा हर सब्जेक्ट में हो सकता है। इकोनॉमी के लिए मैंने रमेश सिंह की एडिशन जो लेटेस्ट होती है वो मैं पढ़ता था, जिसमें जो पूरा बेसिक इकोनॉमिक्स होता है वो कवर हो जाता है और इस सब से साथ साथ करंट अफेयर के साथ अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि 50% ऑफ यूपीएससी का प्रीलिम का जो क्वेश्चंस होता है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर के बेस पे होता है। अगर आपका क्वेश्चन इकोनॉमी का भी है लेकिन फिर भी उसका जो रूट होगा वो उस साल के किसी न किसी करंट न्यूज़ से हो, तो उसमें आपको दोनों तरह से आपकी बेसिक्स भी और आपके करंट अपडेटेशन भी वो चेक कर सकते हैं। तो इकोनॉमी में मैंने करंट अफेयर्स और रमेश सिंह की जो बुक आती है उसके अलावा एनसीईआरटी का भी मैंने वो एनालिसिस किया था। उसके बाद अगर हम देखें तो हिस्ट्री में क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, लेकिन हमको ये समझने की ज़रूरत है कि 100 MCQ है और हिस्ट्री का और एनवायरनमेंट का वेटेज मोर और लेस सेम होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हिस्ट्री में 1 महीना दे रहे हैं और एनवायरनमेंट में हम 3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो हमको सबसे पहले रैशनल बनना पड़ेगा। अगर आपको हिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो एक लिमिट से ज़्यादा आप टाइम उस पर वेस्ट ना करें। अगर आपको लगता है कि एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री आपको ऐसा इतना डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, तो आप ऐसा कीजिए कि उसके मॉक पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स और पुराने साल के जो यूपीएससी के पेपर्स है उसमें से आप टॉपिक जो है वो पढ़ लें, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट नहीं होते लेकिन टॉपिक बहुत बार रिपीट हो जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर में ऐसा बहुत बार होता है। तो आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि जो टॉपिक है उसका आप अच्छे से अध्ययन करें तो उसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। और उसके एनवायरनमेंट में अगर हम देखें तो ज़्यादातर स्टूडेंट, मैंने भी ये मिस्टेक की हुई है कि एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं दिया होता या टाइम नहीं दिया होता या अपडेटेड नहीं हुए होते। तो बेटर है कि आप एनवायरनमेंट के हिसाब से भी उसको इनफ टाइम दें, क्योंकि उसका वेटेज भी अच्छा है। और जहाँ तक पॉलिटी की बात है तो उसमें लक्ष्मीकांत इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक, और उसका अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो आपको मेंस के क्वेश्चन में भी GS 2 के पेपर में आपको सभी जगह पॉलिटिकल रेफरेंस देने में भी पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बुक इज़ मोर देन इनफ। मैंने 2016 में नोट्स नहीं बनाई थी और 2018 में बनाई थी और रिजल्ट में भी डिफरेंस है। तो नोट्स मेकिंग का फ़र्क तो पड़ता है, ये तो उसमें रिवीजन फ्रेंडली हो जाता है। जब आप अपने खुद से नोट्स बनाते हो तो आपको मालूम है कि आपने किस कंटेक्स्ट में ये नोट बनाई है, तो आपको रिवीजन फ्रेंडली हो जाता है। आप कम समय में जब आप लिखते हो तब आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा जा रहा है, लेकिन जब आप रिवाइज करते हो तब आपको बेनिफिट पता चलता है कि ये अब रिवीजन आप कम टाइम में कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिसको आप शायद बुक में से फिर से रिवीजन ना कर पाए, तो इससे अच्छा है कि आपकी क्रिस्प नोट बनाए, उसमें आप वन नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डिजिटली बना सकते हैं या फिर अपने लिख के बना सकते हैं। वो बेटर रहेगा अगर आप लिख के बनाए तो, क्योंकि आपको जब मेंस में लिखना है तो आपको ब्लैंक पेज में लिखना है, तो आप उसी एटमॉस्फेयर को बना के अगर आप नोट्स बनाते तो आपको मोर अच्छा कंफर्टेबल भी रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा पेश कर पाएंगे अपने आंसर्स को। और यूपीएससी में वर्ड लिमिट भी होती है, जगह की भी लिमिट होती है, तो आपको आदत भी पड़ेगी कि आप कैसे कम जगह में आप कैसे अपने थॉट्स या अपने व्यूज़ दे पाते हैं। तो ये बेनिफिट रहता है, नोट्स मेकिंग का अच्छा बेनिफिट रहता है। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट ये देख रहे हैं उनको नोट्स मेकिंग के बारे में पॉजिटिवली सोचना चाहिए और अपनी खुद से नोट बनानी चाहिए। पिछले 5 साल में यूपीएससी की जो तैयारी का जो माहौल है देश में वो बहुत बदल चुका है। अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, अब कई ऐसी चैनल्स है, कई ऐसी एप्लीकेशंस है जो आपको घर बैठे आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे आपको रिसोर्सेज आपको दे पाते हैं। तो ऐसा मैं नहीं समझता, मैंने खुद कोई कोचिंग क्लास नहीं की। मैंने मेंस में टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब की थी, वो भी यहाँ घर पे रह कर ही, लेकिन मैंने फिजिकली किसी कोचिंग क्लास को अटेंड नहीं किया। तो मुझे लगता है कि कोचिंग अच्छी बात है लेकिन नेसेसरी नहीं है। आपकी सक्सेस से और कोचिंग का कोई डायरेक्ट को रिलेशन नहीं है, लेकिन जो तैयारी आप करते हैं उसमें आप कितने अवेयर और अपडेट रहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से कर पाते हैं तो अच्छा है। और डिजिटल मीडिया आज बहुत चल रहा है, आपकी बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स भी है जो आपको अच्छा रिसोर्सेज दे पाती है, लेकिन तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका रिसोर्स में आप कैसे पिक करते हैं।
आपको निर्क्षीर विवेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल होते हैं तो अब आप चुन नहीं पाते कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी चैनल्स अच्छी है या कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म अच्छा है। अब तो PDF के फॉर्मेट में भी टेलीग्राम पे या और किसी पे प्लेटफॉर्म पे भी आपको सब रिसोर्स मटेरियल मिल जाता है। लेकिन ऐसा ना हो कि इन्फॉर्मेशन के जो होता है पूरे बहाव में हम विजडम खो दें। तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये होगी कि आप पहले अपनी रिक्वायरमेंट तय करें कि मुझे ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है और ये सब्जेक्ट में ये चाहिए, और उसके बाद उस रिसर्च को आप ऑनलाइन कहीं भी खोज सकते हैं। तो कोचिंग क्लास के हिसाब से ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोचिंग क्लास से ही सक्सेस मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपकी मेहनत और आप जो जैसे स्ट्रेटेजी बनाते हो, जो स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, 1 साल या 2 साल की होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटेजी की है 3 महीने ख़त्म, उसके बाद मेंस के लिए अलग 2 महीने की स्ट्रेटेजी, ऐसा नहीं होता। आप जब प्लान करते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लान कीजिए, क्योंकि 1 साल की प्रिपरेशन से अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी वही रहेगी। मैंने डिजिटल सब्सक्रिप्शन लिया था और मैं यहाँ से पेपर लिख के स्कैन करके दिल्ली भेजता था, ऐसे मैंने तैयारी की थी। किसी भी टेस्ट सीरीज़, अगर टेस्ट सीरीज़ ना भी ज्वाइन करें और आप खुद से अगर टेस्ट लिखे तो भी बेनिफिट होता है। बेसिक पॉइंट ये है यूपीएससी में कि आप लिखने की कितनी प्रैक्टिस करते हैं मेंस में, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले ही मेंस में जाए और आपको पता न चले, कि आपको टाइम लिमिट का पता न चले, क्योंकि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन ख़त्म करने होते हैं और आपको पहले पेपर में ऐसा होगा आपका 50 मार्क का छूट जाता है। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसा आप कीजिए कि आप 2 बार पहले मेंस लिख चुके होंगे। मतलब अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की या फिर खुद से भी लिखेंगे तो जीएस के 2-2 पेपर या लिखेंगे आप, अगर आप तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कैसे स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन पहले लिखने चाहिए, 15 मार्क्स से पहले लिखूँ, 10 मार्क्स से पहले लिखूँ, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा। तो आपकी जो गलतियाँ करनी है वो बेटर है कि आप टेस्ट सीरीज़ में कर दो, क्योंकि मेंस में गलती करने का कोई स्कोप नहीं है और इट कैन कॉस्ट अ लॉट अगर आपने वहाँ पे गलती की तो। सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज अगर कोई होता है जिसमें आपको रियली में मज़ा आता है तो वो इंटरव्यू का फेज़ होता है, क्योंकि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनके साथ आपकी बातचीत होती रहती है। आपके नज़दीक में अगर कोई ऑफिसर्स है, क्लास 1 ऑफिसर्स है या कोई सीनियर ऑफिसर्स है, रिटायर्ड ऑफिसर्स है, उनसे आप बात करते हैं, उनसे आप गाइडेंस लेते हैं, उनसे आप पूछते हैं कि मैं कैसे आंसर दूँ या कैसे नहीं, और आप खुद को भी एक ऑफिसर के तौर पे देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इंटरव्यू में ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप इंटरव्यू में गए मतलब आप में कुछ तो वो बात है, तो आपको बस वहाँ पे वो करना है कि जो आपने इतनी प्रिपरेशन में आपने जो अचीव किया है, मतलब जो आपने आपकी वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ जो होती है वो आपने अचीव की है, वो आपको 30 मिनट में आपको वहाँ पे दिखानी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि आपका अटायर कैसा रहता है, आपका पोस्चर कैसा रहता है, आपकी बोलने की स्टाइल कैसी रहती है, आप स्माइल कैसे करते हैं और आप उनके कैसे कॉन्वर्जेशन कैसे करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा अगर कॉन्वर्जेशन हो जाए तो उनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने बैठे हैं उनका भी दिन में 12 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। तो अगर आप पूरा मोनोटोनस रखेंगे या फिर विदाउट स्माइल अगर आप इंटरव्यू ख़त्म करते हैं तो भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो अटायर का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे पेश होते हैं, आपको जो सबसे कंफर्टेबल आपको लगे आपका क्लोथिंग में। अगर सूट आप पहन सके तो सबसे बेहतर है, लेकिन अगर कंफर्टेबल नहीं है तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप शर्ट पैंट और वेल ड्रेस्ड होकर भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंफर्ट लेवल है, क्योंकि अगर 30 मिनट में आप खुद कंफर्टेबल नहीं होगे तो दे कैन नोटिस दिस। सो आपको सबसे पहले वो कंफर्टेबल रहना है। और आप बात करते हो सबसे ज़्यादा बाहर कहीं पे, तो फिर आप वेट कीजिए, आपकी जब टर्न आती है एंट्री लीजिए, आप पूछ के एंट्री लीजिए उनके, फिर ग्रीट कीजिए सबको, लेडी मेंबर को और सबको ग्रीट कीजिए, अच्छे से बैठे, पोस्चर सही रखे अपना, और सबसे स्माइल के साथ बात करें। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं खुद डॉक्टर हूँ और मेरे जितने भी वाइवाज हुए वो पेशेंट के साथ हुए, तो इतने सीरियस कंडीशन में होते हैं कि हमको ऐसा सिखाया नहीं गया कि आप स्माइल करते करते आप आंसर दो। तो मुझे दिक्कत आती थी कि बिना स्माइल के मैं इंटरव्यू देता था, लेकिन वहाँ पे माहौल बहुत ही अच्छा रहता है, सभी मेंबर्स कॉर्डियल रहते हैं और आपसे बात करने के लिए बैठे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि स्माइल करके आप बात करिए। अगर आपको आंसर नहीं भी आता तो स्माइल करके पोलाइटली आप बोल सकते हैं कि आई डोंट नो मैम और आई डोंट नो सर, क्योंकि ये सब बातें भी आपको आता है नहीं आता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मना भी कैसे करते हैं। अगर इफ़ यू डोंट नो देन इन विच वे यू से दैट यू डोंट नो, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद का जो आपका है, जो एनालिटिकल ऑप्शन जो आप देते हैं वो लोग, या ऐसे सिचुएशनल केस स्टडीज़ देते हैं जिसमें आपको जज करना है कि अगर आप IAS होते तो क्या करते। ऐसे क्वेश्चन का आपको सबसे अच्छे से आंसर देना है, क्योंकि वो जज करेंगे आपकी मेंटल अलर्टनेस को। तो आप कोशिश कीजिए कि उसके जो हर एक पहलू को आप समझ सके कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है
और किस तरह से बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ करके मैं इसको आंसर बना पाता हूँ या दे पाता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा है कि आप सिक्सर लगा सकते हैं और आप 200 प्लस मार्क्स ले जा सकते हैं। बाकी इंटरव्यू एक कॉन्वर्जेशन जैसा होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब 30 मिनट ख़त्म हो जाती है। और देन आप अगर वो आपको कहते हैं कि आपका इंटरव्यू हो चुका है, देन उनको विश कीजिए गुड डे के लिए और फिर आप अपना इंटरव्यू ख़त्म करके जा सकते हैं। मॉक इंटरव्यू इस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं उस एटमॉस्फेयर का अगर आपको पहले से पता हो, अगर आप एडेप्ट हो, अगर वहाँ कैसे सिचुएशन आ रहे हैं उसके बारे में अगर पहले से जानते हो, तो आपको वहाँ अगर कुछ होता है तो कॉप अप करने में आपको आसानी रहती है। लेकिन मॉक इंटरव्यू से ज़्यादा पहले जो स्टेज आता है वो होता है कि आप जिस लैंग्वेज में इंटरव्यू दे रहे हैं उसके हिसाब से अडेप्ट हो जाइए। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट गुजराती में या हिंदी में या इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं, तो अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो अगले 1 महीने के लिए आप हिंदी बोलने का प्रयास शुरू कर दीजिए, ताकि वो आपको जो वर्ड्स होते हैं जो आपको कई बार क्लिक नहीं हो पाते कि इस वर्ड का हिंदी क्या होता है, या फिर अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे पा रहे, जब मेरा ऐसा था, मेरी लैंग्वेज इंग्लिश में थी, तो वहाँ पे जो मेरे 7 कैंडिडेट्स थे उनके साथ मैं ट्राई करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बोलूँ। गलतियाँ भी होती थी इंग्लिश में, कई बार ऐसे व्यूज़ नहीं मिल पाते थे, वर्ड्स नहीं मिल पाते थे, या फिर अपने को ऐसा लगता है कि हम ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं, ये भी होता था। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे बोलते बोलते तो उसमें इम्प्रूवमेंट विदिन 1 वीक और 2 वीक दिखने लगता है। तो एक लैंग्वेज का ये है कि अगर जिस लैंग्वेज में आप दे रहे हैं एक बार आपने सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद उस लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दीजिए। कुछ भी बात करें, इवन नॉन एकेडमिक बातें भी आप शुरू कीजिए। अगर आप खाने पीने की भी बात कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि वो आप इंग्लिश में कर पाए। इसके हिसाब से होगा कि आप इंग्लिश में या हिंदी में जिस लैंग्वेज में आप दे रहे हैं उसमें आप एडेप्ट हो जाएंगे। आपको फिर वर्ड्स या शब्द ढूंढने नहीं जाने पड़ेंगे। तो इसके ये पहला स्टेप होता है। और मॉक इंटरव्यू का सवाल है तो आप सबसे पहले दोस्तों के साथ शुरू कीजिए, उनके साथ आप कंफर्टेबल लेवल पे पहुंच जाए। उसके बाद अगर कोई सीनियर है आपके तो उनके साथ कीजिए। और 2 से 4 इंटरव्यू अगर आप किसी एकेडमी में दे पाए या फिर किसी पैनल के सामने दे पाए, अगर आपके स्टेट पीएससी में या फिर आपके स्टेट के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कोई एजेंसी है और वो प्रोवाइड करती है और ऑफिसर्स को बुलाती है पैनल वाइज, तो उसमें आप जाइए। तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है। क्योंकि यूपीएससी का जो एटमॉस्फेयर अगर आपने पहले से फील किया होगा, देन यू विल कॉन्फिडेंटली डू योर वर्क देयर बेस्ट। तो ये हिसाब से मुझे लगता है कि मॉक इंटरव्यू, लेकिन 2 से 4 बहुत है। और उसके हिसाब से आप घर पे भी बोल रहे हैं, आप दोस्तों के साथ भी बोल रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा देंगे तो आपको क्या होगा कि आप कंफ्यूज होना शुरू होते हैं एक स्टेप के बाद, कि आपकी पर्सनैलिटी को मॉडिफाई करने लगते हैं विद इन अ शॉर्ट रेंज ऑफ पीरियड। तो ये आपके इंटरव्यू के अगेंस्ट जा सकता है। कई बार ऐसा हो जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उसको आप अपनी वीकनेस बनाने लगते हैं। अगर आप नेचुरल है और बहुत मॉक देते और नेचुरल नहीं रह पाते तो आप अपनी यूनिकनेस खो देते हैं। इससे अच्छा बेहतर है कि आप जैसे अगर आपकी 3-4 साल की मेहनत है तो आपके व्यूज़ बड़े ही रैशनल हो गए, आपके एनालिटिकल आइडियाज़ बड़े ही अच्छे हो गए। जाके सिर्फ उनसे 30 मिनट बात करके आनी है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि 5 बड़े लोग हमें जज करेंगे तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो स्ट्रेस आउट करने के लिए भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको 1 महीने के लिए भी अगर आपको करना पड़े तो वो भी स्ट्रेस फ्री करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इंटरव्यू के स्टेज में सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि आप जो अपनी यूनिकनेस है, जो आप खुद है, वो वहाँ पेश कीजिए। तो उसका बेनिफिट ही होता है, उसका प्लस माइनस नहीं होता। हर इंसान अलग होता है, तो आपको कोई जज नहीं करेगा, सिर्फ आपको आपकी वैल्यूज़ पे चेक किया जाएगा। तो ये करना चाहिए। नहीं, इससे 100% बेनिफिट होता है। क्योंकि सबसे पहले तो आप सबसे ज़्यादा आप यू कैन नॉट लाई टू योर सेल्फ। आप जैसे सबसे पहले अपने सामने पेश होइए। अगर आप गलतियां भी कर रहे हैं, सिली मिस्टेक कर रहे हैं, आपको अगर वॉज वेयर में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने आप के साथ पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आपकी फ्लुएंसी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर आपने रोज़ आधा घंटे या 1 घंटे की प्रैक्टिस की है अगर आपने, तो विद इन अ वीक आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा कि अब मैं अपना व्यूज़ रख पा रहा हूँ, अपना फ्लुएंसी ला पा रहा हूँ और किसी के सामने अगर मुझे ये व्यूज़ देना है तो मैं दे पाऊँगा और उसका आपका वोकेबुलरी भी बढ़ने लगेगा। तो इस हिसाब से आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि जो सबसे सिली मिस्टेक होगी वो आप अपने खुद के सामने कर सकते हो, वो आप किसी दोस्त के सामने भी शायद नहीं कर पाओगे, लेकिन अपने सामने खुद के सामने कर लो। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक करनी है, जो रैंडम एक्सट्रीम व्यू देना है, वो आप अपने सामने दे दो। उसके बाद फ्रेंड के सामने दो, फिर करेक्शन करो, फिर अच्छे से बोलो।
तो सबसे ज़्यादा ये बोलने की और अपने आप को पेश करने की प्रैक्टिस है। तो अब जैसे है, अगर आप ऑनेस्ट होगे तो आपको उसकी ऑनेस्टी दिखी जाएगी। तो सबसे बेहतर है कि जैसे हो वैसे जाओ और बोलने की प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपके मार्क्स पे इफेक्ट आए। आपका नॉलेज होगा, आपकी पर्सनालिटी होगी, आपकी वैल्यूज़ होगी, लेकिन अगर आप वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप दोनों पे फोकस करें। जैसे आप खुद है उसको स्ट्रेंथन करने में फोकस करें, और आपका कम्युनिकेशन जो है वो और लोगों के साथ आपकी अपनी मीडियम में सबसे बेहतर करें। करंट अफेयर्स का मुझे ऐसा लगता है कि जो 3-4 अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, वो सबका मटेरियल मोरलेस सेम ही होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसका कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप मंथली करते हैं करंट अफेयर, या वीकली करते हैं, या डेली करते हैं, आप जैसे भी करें, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी कंटिन्यूटी। आप कैसे करंट अफेयर्स को आप लॉन्ग टर्म तक आपको उसमें डिसिप्लिन रख पाते हैं। आपको हर रोज़ करना है तो हर रोज़ करना है। अगर आप मंथली करते हैं तो एक भी मंथ का मिस नहीं करना है। मेरे साथ खुद ऐसा होता है कि मैं प्रीलिम के बाद 2-3 महीने का जो मेंस का होता है वो अच्छे से कर पाता हूँ, लेकिन नेक्स्ट प्रीलिम के लिए हम छोड़ देते हैं कई बार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने पिछले पूरे 12 महीने का करंट अफेयर अच्छे से किया है, अच्छे किसी भी क्लासेस के नोट से करो या डिजिटल प्लेटफॉर्म से करो, वो अच्छा ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व है वो आपका डिसिप्लिन है। अगर आपने अच्छे से किया है तो क्वेश्चन उसी टॉपिक में से आना है, तो आप वो अच्छे से कर पाएंगे। और पेपर जो होते हैं फुल मॉक टेस्ट होते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स का ज़्यादा पोर्शन रहता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए प्रीलिम्स के पहले, क्योंकि प्रीलिम्स गेम प्रैक्टिस किए आपको, अगर आपका गेसिंग पावर भी उससे इम्प्रूव होगा। अगर कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप श्योर नहीं है कि यही आंसर आता है, लेकिन अगर आपने बहुत मॉक दिए देन यू कैन गेस बेटर। सो आपका जो एक्यूरेसी लेवल होता है वो बढ़ेगा, आपकी जो गलतियाँ होगी वो कम होगी। तो एटलीस्ट मोर देन 15 to 20 मॉक पेपर आपको देने चाहिए, जिससे आपकी जो सारी प्रैक्टिस है वो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के में काम आएगी और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे उस लेवल पे। इंटरव्यू में जो सबसे अच्छा बात वो होता है तो कि आप एक ट्राई टू मेक इट लाइक अ कॉन्वर्जेशन। तो सबसे आप बात कर रहे हो तो कॉन्वर्जेशन में जो मज़ा आता है उनको भी मज़ा आता है, क्योंकि वो भी 12 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं एक दिन में। तो अगर आपको कुछ यूनिक करना है तो आप उसको लाइट रखें, उसमें थोड़ा स्माइल दे आप अगर, तो सबसे बेहतरीन बात होगी। और मुझे याद है कि 2016 की सीएससी में जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके आप सीधे आंसर नहीं दे पाते। मतलब मुझे पूछा गया था कि अगर आप आफ्टर 30 साल के बाद अगर आप इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, एज अ फ्रेंड देखते हैं दोनों कंट्रीज़ को, या एज अ एनिमी देखते हैं, तो हम दोनों में से किसी स्टेप को उस समय ले नहीं पाते। तो उस समय बाय अगर गॉड्स ग्रेस मुझे लगा कि मैंने आंसर दिया कि मैं उसको कंपटीटर के तौर पे देखता हूँ दोनों कंट्री को। तो ऐसा अगर आपका अलर्टनेस हो जाता है, अगर आपके हो जाता है, तो ट्राई कीजिए कि आप कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल आंसर ना दे जिसकी वजह से वो आपको ऐसा कुछ स्टैंड लेने पे मजबूर करे जो आप डिफेंड ना कर पाए। सबसे पहली बात ये होगी। तो आप उसको लाइट रखें। और कई बार ऐसा होता है कि आपका जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके बेस पे पूरा इंटरव्यू जाता है। तो अगर आप किसी स्टेट से हो तो उस स्टेट्स की जियोग्राफी, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल इंडिकेटर्स या फिर कोई अचीवमेंट है, तो वो सब अच्छे से करके जाए तो मोरलेस 50% इंटरव्यू आपकी जो लाइन है या आपने जो सोचा है उसी पे जाएगा। जैसे गुजरात के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको अमूल मॉडल के बारे में पूछते हैं, गुजरात के सोशल इंडिकेटर के बारे में पूछते हैं, गिर के बारे में पूछते हैं, बुलेट ट्रेन के बारे में पूछते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछते हैं। तो ऐसे हर स्टेट के लिए अगर आपके स्टेट की जितनी यूनिकनेस है, आपके नाम की कोई यूनिकनेस है, अगर आपके ग्रेजुएशन के कोई सवाल है, तो ये सब अगर आप मेहनत करें तो आपके डाफ पे से ही आपका 50 to 70% इंटरव्यू आप कवर कर सकते हो। और उसके अलावा तो जो आपका जो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी जैसे वैल्यूज़ का जो वो करते हैं टेस्ट, वो है। और बाकी करंट अफेयर है जो आप वैसे भी पढ़ते हैं, लेकिन उसका स्ट्रेस मत लीजिए। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फ्री होना चाहिए आइडियली इंटरव्यू, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि हम जब कोई हमें जज करता है तो अब हम कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ट्राई कीजिए कि उसको लाइट रखें और आराम से अगर आप बात करके आए, क्योंकि उसका मार्क का वेरिएशन अगर आप सुबह इंटरव्यू दो और शाम को इंटरव्यू दो तो भी अलग हो सकता है। तो बेटर कि अगर आप उसको लाइट टोन में रख के उसके बाद करके आए उनसे तो भी बेहतर है। मुझे इस बार ऐसा पूछा गया था कि अगर आप एशियाटिक लायन के बारे में पूछा गया था कि एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन के डिफरेंसेस क्या है, और मैंने बताया था कि साइज़ का डिफरेंस है और उनका जो नेक लाइन होता है उनका डिफरेंस है। उसके बाद मुझे पूछा गया था पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि रीडिंग वॉर स्टोरीज़ मेरी हॉबी थी
और उसी टाइम बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उसी वीक में हुई थी। तो तब मुझे पूछा गया था कि पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते हैं, क्या करना चाहिए, और सजेशन पूछे थे। तो हम जो दोस्त लोगों ने अपने डिस्कस किया था कि कैसे आंसर बनाने हैं, कैसे व्यू देने हैं, कैसे ओपिनियन देने हैं। तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान का मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसको आइसोलेट करें हम, इकोनॉमिक सैंक्शन या इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी पे हम उनको अगर कंस्ट्रेन कर सके तो वो है, और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को हम जितना स्ट्रॉन्ग कर सके तो हमको बेहतर रहेगा। एंड मुझे लगा कि जो मेरा व्यू था उनके साथ पैनल का व्यू भी मैच कर रहा था, और उनके एटीट्यूड से आपको पता चल जाता है कि आपको कैसा आपका इंटरव्यू जा रहा है। लेकिन मोर और लाइक क्वेश्चन जो होते हैं वो ओपिनियन बेस्ड होते हैं, अगर फैक्चुअल भी जा रहे हैं तो आप सॉरी सर आई डोंट नो कह के आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। मैंने अपना ग्रेजुएशन बड़ौदा मेडिकल कॉलेज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से MBBS किया है मैंने, और 2008 से 2013 की बैच का मैं MBBS डॉक्टर हूँ। और कोई भी अगर क्वालिफिकेशन आपका हो, लेकिन UPSC के दौर में सब सेम लेवल पे होते हैं, लेकिन आपको मदद कर सकता है कि आप कैसे आपकी उस ग्रेजुएशन में आपकी जर्नी कैसी रही। इंटरव्यू में अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ग्रेजुएशन के और अगर उसके आप एफिशिएंटली जवाब दे पाते हैं, उसका मतलब कि स्टूडेंट का ग्रेजुएशन लेवल से उसका जो पढ़ाई में उसका जो रस था वो अच्छा है, और वो जहाँ जहाँ भी काम करके गया है, जहाँ जहाँ भी जॉब करके गया है, उसके क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से दे पाते हो तो उसका मतलब कि आप जहाँ भी जाते हो 100% दे के आते हो। तो वो एक पॉजिटिव ऐसे हो सकता है कि आप उसको कन्वर्ट करें कि भाई मैं जो जहाँ पे जाके आया हूँ, पढ़ के आया हूँ, वो आज भी मेरे साथ है। वहाँ पे से जो मैंने सॉफ्ट स्किल डेवलप की है वो भी आपकी रिफ्लेक्ट होगी। जैसे मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मुझे अच्छा लिसनर होना चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट आएगा वो मुझसे बात करेगा तो मुझे अच्छे से सुनना है उसे। तो वो अगर मेरी टैक्टिक है तो मैं उसको किसी भी इंटरव्यूअर को मैं कभी टोकूंगा नहीं, जब तक उसका सवाल ख़त्म नहीं होगा मैं उसको सुनूंगा अच्छे से। तो ये जो सारी सॉफ्ट स्किल है वो आपको किसी भी ग्रेजुएशन से आपको सीखने को मिल सकती है, बस आपको अप्लाई करना है कि आप कैसे उसको अप्लाई कर पाते हैं। और बाकी ग्रेजुएशन लेवल पे आप अगर उसका ऑप्शनल लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि अगर आपका ग्रेजुएशन मैथ्स में है, मैथमेटिक्स में है, और आप मैथ्स का ऑप्शन ले रहे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आप UPSC सिलेबस के हिसाब से उसकी प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो ये एक दो फ़ायदे हैं। अदरवाइज़ UPSC के प्लेटफॉर्म में सभी ग्रेजुएट्स एक ही लेवल पे होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रकार का कोई बायस हो सकता है। लेकिन जो ग्रेजुएशन की आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको कहीं ना कहीं काम आ सकती है। एग्ज़ाम फियर होना बड़ा ही स्वाभाविक है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप एग्ज़ाम फियर को हैंडल कैसे करते हैं। क्योंकि सबसे कोई भी एग्ज़ाम हो, हमारा सोसाइटल प्रेशर भी ऐसा होता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसका स्ट्रेस होता है। हम भी एग्ज़ाम देने जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो कोई हमें जज कर रहा है थ्रू पेपर या थ्रू इंटरव्यू, तो हम उसका स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आप कैसे काम और कंपोज रह पाते हैं एग्ज़ाम में। मेरे साथ मैंने जैसे बताया कि ऐसा हुआ था कि 2016 में मैंने इंटरव्यू दिया था, और जब रिज़ल्ट आया तब मेरा नेगेटिव था, और उसके 18 दिन बाद मेरी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन थी और मैं वो क्रैक नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि मैं उस वक्त नॉलेजेबल नहीं था। मैंने अगले साल इंटरव्यू दिया है, 18 दिन में ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं प्रीलिम ही ना कर पाऊँ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उस शायद मैं कॉप अप नहीं कर पाया। मेरा जो स्ट्रेस फैक्टर है वो मैं कॉप अप नहीं कर पाया, और उसका रिफ्लेक्शन मेरे प्रीलिम्स में हुआ, और मैं उस वक्त उस 2 घंटे में उतना दे नहीं पाया, क्योंकि हमारे साल भर की मेहनत में सिर्फ 2 घंटे में जज करना होता है। तो बेहतर है कि आप अपने आप को काम और कंपोज कीजिए। सबसे पहले है कि अगर आप कर सके तो योगा या मेडिटेशन का यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपका मेंटल फिटनेस को बढ़िया रखने में मदद करता है। और आप अपनी फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों को अगर आप अच्छे से कर पाएंगे तो ये आपको रिफ्लेक्ट होगा आपकी स्ट्रेंथ में, आपकी मेहनत करने की क्षमता में, आपका परफॉर्म करने की एबिलिटी में, और ये सब कन्वर्ट होकर आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप 13-13 घंटे 14-14 घंटे पढ़ते हैं और अगर आपका मेंटल फिटनेस नहीं है तो आप उस 2 घंटे में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। मेरे कई दोस्त ऐसे जो 6 साल 6 अटेम्प्ट दे सके लेकिन मेंस से आगे शायद नहीं जा पाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉलेजेबल नहीं थे, लेकिन आपको 3 घंटे में अपने आप को और अपने नॉलेज को दोनों को पेश करना है। तो वहाँ पे आपको हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप ट्राई कीजिए कि कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले पाए। तो आप ऐसे अपनी प्रिपरेशन या स्ट्रेटेजी बनाएं जिसमें आपको मालूम पड़े कि मुझे क्या देना है और यूपीएससी की डिमांड क्या है। उनकी डिमांड अलग है और आप अलग दे रहे हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। तो सबसे पहले आप रैशनल बनिए कि क्या चाहिए उनको और उस हिसाब से आप अपनी मेहनत को पेश कीजिए। तो ये 2 बातें ध्यान रखने जैसी है। उसके अलावा कुछ ऐसी बात है जैसे कि अगर आप जो पढ़ रहे हैं उसके नोट्स नहीं है तो आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा लेकिन आप क्रिस्प नहीं कर पाएंगे।
आप उस पर 5 पेज लिख सकते हैं लेकिन एक पेज में नहीं लिख सकते, तो वहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे और आप क्या लेना है और क्या छोड़ना है वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये भी फैक्टर है कि अगर आपको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा।